दोपहर के 2 बजने को है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। श्रीनगर में होने वाली G20 समिट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दरअसल न्यूज 18 के पास दस्तावेज हैं और इसमें यह बताया गया है कि G20 बैठक के दौरान हमले की साजिश रची जा रही है। खुफिया दस्तावेज न्यूज 18 के पास हैं। जैश ए मोहम्मद पर साजिश रचने का आरोप है। घाटी में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। और देखिए, पाकिस्तान लगातार घुसपैठ की कोशिश कर ही रहा था। G20 समिट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, श्रीनगर में G20 समिट होना है और खबर ये मिल रही है कि जैश ए मोहम्मद साजिश रच रहा है आतंकी हमले की। G20 बैठक के दौरान हमले की साजिश रची जा रही है जैश ए मोहम्मद की तरफ से। बाकायदा न्यूज 18 के पास खुफिया दस्तावेज है। देखिए, खुफिया एजेंसियां पहले ही ये इनपुट दे चुकी थी कि आतंकी हमले की फिराक में है। G20 को टारगेट किया हुआ है। पाकिस्तान नापाक इरादों के साथ घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और अब न्यूज 18 के पास वो खुफिया दस्तावेज है जिसमें जैश ए मोहम्मद पर साजिश रचने का आरोप है। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान के दौरे पर हैं और यहां पर वो लगातार अलग अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं। हिरोशिमा में उतरते ही मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। उनके चेहरे पर लेश मात्र की थकान नहीं थी। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी जापान के दौरे पर हैं। यहाँ पर वो लगातार अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं। भारत से पीएम मोदी सुबह करीब 3:30 बजे निकले और हिरोशिमा पहुँचते ही मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। वहीं देर रात तक पीएम मोदी अपने शेड्यूल से जुड़े काम निपटाते रहे और वो भी बिना किसी ब्रेक के। इस दौरान उनके चेहरे पर लेश मात्र की थकान नहीं थी। पीएम मोदी दुनिया के कई बड़े नेताओं से मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी से काफी गर्मजोशी से मिले। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। पिछले साल शुरू हुए रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन युद्ध दुनिया का एक बड़ा मुद्दा है। मैं इसे सिर्फ अर्थव्यवस्था और राजनीति का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए ये मानवता का मुद्दा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है, ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए, तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया, उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इसके अलावे पीएम मोदी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति और वियतनाम के पीएम से भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन हो गए हैं। जापान में G7 समिट के तहत क्वाड मीटिंग में मुलाकात के दौरान जो बाइडेन ने पीएम मोदी से उनका ऑटोग्राफ मांगा। सूत्रों के मुताबिक क्वाड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। मीटिंग में बाइडेन ने आगे बताया कि उन्हें पीएम मोदी के इवेंट को लेकर देश के प्रभावशाली लोगों के इतने अनुरोध मिल रहे हैं कि उनके सामने चुनौती खड़ी हो गई है। अमेरिका में उन्होंने कहा कि आप बहुत लोकप्रिय हैं, मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। क्वाड की इस बैठक में भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान शामिल है।
तो पीएम मोदी के जापान दौरे की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड कप पावर सेंटर बनकर उभरे हिंदुस्तान का रुतबा है। ये विश्व में बढ़ते भारत के मान सम्मान है और ये जापान में चल रही G7 शिखर सम्मेलन में हिंदुस्तान का जलवा है, जिसका दुनिया अब गवाह बन रही है। हिरोशिमा में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में क्वाड समेत कई देशों के प्रमुख इकट्ठा हुए, लेकिन उन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का जलवा सबसे अलग दिखा। अंदाज इसी से लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जापान के अखबारों में छाए हुए हैं। जापान की मीडिया में मोदी की खूब चर्चा हो रही है। यार तस्वीरें आप देखिए, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब चर्चा वहां पर हुई है और रुतबा जो है हिंदुस्तान का एक बार फिर देखने को मिला है। जापान के अखबारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं। विश्व मंच पर एक बार फिर पीएम मोदी का दबदबा और जलवा देखने को मिला है। और महबूबा मुफ्ती के अहम बयान की बात कर लेते हैं। दरअसल पीडीपी की प्रमुख हैं महबूबा मुफ्ती और उन्होंने बेंगलुरु में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक धारा 370 फिर से बहाल नहीं हो जाती। साथ ही उन्होंने कहा कि G20 देश का इवेंट है, लेकिन बीजेपी ने इसे हाईजैक कर लिया है। We were, despite Jammu Kashmir being a Muslim majority state, and despite all odds, having taken a decision to align with the idea of India, when the whole subcontinent was burning with communal fires, which were, supported not only by Muslim groups who wanted a Muslim country, but also with Hindu groups, Hindu Mahasabha and so we see their, offsprings now, who wanted a Hindu Rashtra at that point of time. और 2000 रुपए के नोट को बंद करने को लेकर आरबीआई के फैसले पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत भड़क उठे हैं। संजय राउत ने मुंबई में केंद्र सरकार पर हमला बोला। राउत ने कहा कि पीएम ने जब पहली बार नोटबंदी की थी तब उन्होंने कहा था कि इससे भ्रष्टाचार मिटेगा, आतंकवाद मिटेगा, कालाधन, महंगाई कम होगी। इसमें कुछ भी नहीं हुआ, लोगों का रोजगार तक चला गया, भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद बढ़ गया। देखिए, नोटबंदी का पूरा मामला फंस गया है। प्रधानमंत्री ने कहा था जब पहली वाली नोटबंदी 8 बजे जाहिर की थी तो क्या कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नोटबंदी से भ्रष्टाचार कम होगा, हिंसाचार कम होगा, टेररिज्म कम होगा, महंगाई कम होगी, ब्लैक मनी कम होगा। उसमें से कुछ भी हुआ नहीं। लोगों की नौकरी चलाई गई, लोगों का रोजगार चला गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, काला पैसा बढ़ गया, टेररिज्म बढ़ गया। देखिए मणिपुर, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, आप देख लीजिए कहाँ से पैसा आ रहा है, ब्लैक मनी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि अगर नोटबंदी का मेरा निर्णय फंस गया तो मैं पब्लिकली फांसी पर मुझे लटका दीजिए। अब क्या करना, अब क्या कहें। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, अपने दर्शकों को बता रही कि 2 करोड़ रुपए की नकदी मिलने के मामले में योजना भवन में 2 करोड़ की जो नकदी मिली थी। अपडेट यह है कि यूआईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने वेद प्रकाश यादव को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, वेद प्रकाश यादव को 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। एसीएस डीओआईटी अखिल अरोड़ा ने वेद प्रकाश यादव को निलंबित कर दिया है। लेकिन जैसी गिरफ्तारी हुई उसके बाद निलंबन की कार्रवाई शुरू हो गई। अपने दर्शकों को बता दें कि एसीएस डीओआईटी अखिल अरोड़ा ने वेद प्रकाश यादव को डीओआईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर के पद से निलंबित कर दिया है। इसके साथ साथ एसीबी ने जब वेद प्रकाश यादव को कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। एसीबी की रिमांड पर अब 3 दिन की रिमांड पर रहेंगे वेद प्रकाश यादव। पूछताछ होगी, कई अहम खुलासे हो सकते हैं और ये समझने की कोशिश होगी ये जो 3 करोड़ की लगभग जो राशि है, जिसमें कि एक सोने की ब्रिक भी है, आखिरकार ये जो कैश था इसका उद्देश्य क्या था, ये किस तरह से रकम यहाँ पर जुटाई गई और क्या इस रिश्वतखोरी में कोई और भी शामिल है या सिर्फ और सिर्फ
ये जो राशि है वो वेद प्रकाश से संबंधित है और आखिरकार इस तरह की राशि और कहां छुपा कर रखी गई है, तमाम अकाउंट डिटेल्स खंगाले जाएंगे। घर पर पहले ही रेड हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर कैश और गोल्ड मामले से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है कोर्ट ने वेद प्रकाश आरोपी को। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु, 3 दिन की रिमांड पर और जाहिर तौर पर अब बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। पूछताछ में कौन से वो अहम सवाल जिनका जवाब जानने की कोशिश एसीबी करेगी? देखिए, बिल्कुल जो डीओआईटी के जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को आज एसीबी ने एसीबी कोर्ट में पेश किया। चूंकि आज रविवार था, अवकाश था, ऐसे में जो जज थे उनके घर पर वेद प्रकाश यादव को पेश किया गया, जहां से 3 दिन के रिमांड पर वेद प्रकाश यादव को भेज दिया गया और कुछ ही देर में एसीबी की टीम वापस से वेद प्रकाश यादव को लेकर के एसीबी के मुख्यालय पहुंचेगी, जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं। लेकिन जब एसीबी मुख्यालय से जब वेद प्रकाश यादव को ले जाया जा रहा था, तब अनुसंधान अधिकारी एडिशनल एसपी ललित किशोर शर्मा ने कहा था कि 3 से 5 दिन 3 दिन का रिमांड कम से कम मांगा जाएगा और आखिरकार एसीबी ने 3 दिन का रिमांड मांगा और कोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए वेद प्रकाश यादव को एसीबी की जो है 3 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। और अब यहाँ पर लाए जाने के बाद में वेद प्रकाश यादव से जो है गहनता से पूछताछ होगी और पूछताछ का जो मुख्य बिंदु होगा वो ये कि 2014 से प्रोग्रामर के पद पर भर्ती हुआ वेद प्रकाश, जो कि इस वक्त ज्वाइंट डायरेक्टर है, तो उस रिश्वत के खेल में क्या वो अकेले ही शामिल थे या इस खेल को में और कौन कौन से लोग जो ऑफिसर हैं या कार्मिक है वो अपना रोल निभा रहे थे, अदा कर रहे थे। उसके अलावा जो रिश्वत की रकम है वो कितने लोगों से वसूली की गई थी, ये एसीबी इस पूरे मामले की जांच करेगी। उसके अलावा जो गोल्ड का जो बिस्कुट था वो कितने रुपए में वेद प्रकाश ने खरीदा, चूंकि बताया जा रहा है कि वो भी रिश्वत की रकम से ही खरीदा हुआ गोल्ड का एक बिस्कुट था, वो करीब 1 किलो जो वजनी था, तो वो कब खरीदा गया। लेकिन अब तक की पड़ताल में जो अम्बाबाड़ी स्थित उसके घर से जो दस्तावेज मिलेंगे उनको खंगाला जाएगा। साथ में ये वापस से एक बार पूछताछ होगी कि इस रिश्वत के खेल में कौन है। लेकिन जब वेद प्रकाश यादव को एसीबी मुख्यालय से लेकर के एसीबी की टीम रवाना हुई थी, तब न्यूज 18 से खास बातचीत जब हमने कोशिश की, हमने कुछ सवाल पूछे, तो वेद प्रकाश यादव ने कहा कि जी हाँ, ये रकम मेरी है। दूसरी बात उससे पूछा गया क्या इस खेल में कोई और भी शामिल है, तब उसका प्रारंभिक तौर पर जो बयान था, जो कहना था, वो था कि नहीं, सिर्फ मैं ही इस खेल में था। लेकिन एसीबी जवाब से कोई सरोकार नहीं रखेगी। वो उसके सवालों की एक लंबी लिस्ट है कि इस जो परचेज जो कमेटी में वो शामिल था, तो क्या रिश्वत का खेल वहीं तक सीमित था, क्या कमीशन के तौर पर वेद प्रकाश यादव भी रिश्वत आप बता रहे हैं कि जब वेद प्रकाश से आपने बातचीत की तो उसने कहा कि ये मेरा ही पैसा है, क्या वो इस बात को कबूल कर रहा है कि कमीशन खोरी से पैसा जुटाया गया है? देखिए, बिल्कुल कमीशन खोरी से पैसा जुटाया, वो उसने जो सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कहा जब कि पैसा किसका था, अलमारी में रखा हुआ 2 करोड़ 31 लाख रुपया और जो 1 किलो जो गोल्ड का जो बिस्कुट था वो किसका था, तो वेद प्रकाश ने नीचे गर्दन करके कहा जी हाँ, मेरा था। दूसरी बात उससे पूछा और हमने सवाल पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मैं एसीबी को लगभग बहुत कुछ बता चुका हूं। लेकिन उसके बाद तीसरी बात ये पूछी गई क्या इस खेल में कोई और भी शामिल है, तो वेद प्रकाश ने कहा कि नहीं, अभी तक तो मैं ही था। मतलब उसका कहना था कि ये सब कुछ मैं ही कर रहा था। लेकिन एसीबी इन सब बयानों से कोई इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि मीडिया के सामने हो सकता है कि बयान बदले भी जाएं, तो इसीलिए रिमांड जो 3 दिन का लिया गया है उसमें गहनता से पूछताछ होगी। चूंकि एसीबी के हाथों में सीसीटीवी फुटेज लग चुके हैं, तो फुटेज से तौर पर साफ है कि बैग रखने का विष्णु जो बैग आप देखिए, जब एसीबी मुख्यालय से उसे कोर्ट ले जाया गया तो पूरे उस वक्त आप लगातार वहां पर मौजूद थे, आपने खुद वेद प्रकाश से भी बात की, कोर्ट में भी जब उसे पेश किया गया, मुझे ये बताइए किस तरह का बॉडी लैंग्वेज था उसका, क्या वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, किस तरह से रिएक्ट कर रहा था? देखिए, बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए, चूंकि अब तक बहुत घूसखोरों के चेहरे हमने यहाँ पर देखे लाते लेते कोर्ट में मुख्यालय में, तो आज भी जो चेहरा जो वेद प्रकाश का था वो आम तौर पर जो जैसा कि वो बोल्ड दिखता था अपने डिपार्टमेंट में, चूंकि एक बड़े अहम पद पर था, वहीं अपनी उनकी रसूखा थी, धाक थी। लेकिन आज जो धाक जो थी वो बेअसर नजर आ रही थी। यहाँ पे चेहरा जो था वो काफी गमगीन सा था, मायूस सा चेहरा जो उन्होंने बना रखा था। जब वेद प्रकाश को यादव को कोर्ट में पेशी करने से पहले जब उन्हें मेडिकल मुआयना उनका कराया गया, मेडिकल उनको चेकअप कराया गया, उसके बाद जब एसीबी मुख्यालय लाया गया, तब वेद प्रकाश ने गर्दन नीचे रखी हुई थी। जब उससे सवाल पूछे जा रहे थे मीडिया की ओर से, हम न्यूज 18 ने जब उनसे सवाल पूछा तो गर्दन नीचे थी, बहुत कमजोर सी आवाज में, यानी बहुत धीमी आवाज में धीरे से हाँ हामी भरी कि हाँ ये रकम मेरी है।
तो आप समझ सकते हैं, चूंकि वेद प्रकाश ने सपने में भी शायद नहीं सोचा होगा कि वो इस तरह से पकड़ में आएगा, और वो कब, जब डिपार्टमेंट की ई फाइलिंग का जब प्रोसेस शुरू होगा और जो भ्रष्टाचार की तिजोरी उसने, यानी काले धन की तिजोरी उसने खड़ी की थी, वो कभी पकड़ी जाएगी, शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था। और उसको लगता था कि शायद घर में यदि कभी रेड हुई, खेल तो खराब हो गया, खुलासा हो गया और सीसीटीवी फुटेज ने ही सब कुछ खुलासा कर दिया। लेकिन सवाल यहां पर है कि क्या सिर्फ वेद प्रकाश इस रिश्वतखोरी में शामिल है? क्योंकि आप देखिए कि 20 साल से वो स्टोर का इंचार्ज बना बैठा है, जबकि पद बदलते रहे, तो आखिरकार किसी का तो संरक्षण होगा, ये अहम सवाल। और साथ साथ में वो परचेजिंग कमेटी का सदस्य था, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस कंपनी को देने हैं, ये सिर्फ उसका फैसला नहीं होगा, तमाम जो सदस्य होंगे, तमाम जो हेड होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, उनका भी फैसला होगा। तो क्या कमीशन सब में बंटता था? अब क्या इस बात पर भी जांच होगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से इस बात की भी जांच होगी कि परचेज कमेटी की ओर से जिस कमेटी का मेंबर वेद प्रकाश यादव था, और परचेजिंग के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो थी वो डीओआईटी खरीदा करती थी, उस परचेजिंग कमेटी में एक मेंबर के नाते यदि एक व्यक्ति यानी वेद प्रकाश यादव मोटा कमीशन जो है वसूल कर सकता है टेंडर के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट देने के हिसाब से, तो फिर क्या अन्य सदस्यों की क्या भूमिका, क्या ईमानदार थी, क्या पाक साफ थी? तो अभी लगता तो नहीं है एसीबी को इस तरह की बात, लेकिन गहनता से जब पूछताछ होगी तो और जो दूसरे नाम है वो भी सामने आएंगे। लेकिन यदि कोई उसमें कोई कमेटी में गुनहगार होगा तो ये बात पक्की है कि उन्होंने अपने गुनाह को छुपाने के लिए वो जो भी कोई पैसा हो सकता है कहीं ना कहीं अब इधर उधर कर दिया गया हो। चूंकि वेद प्रकाश यादव खुद बहुत कॉन्फिडेंट था कि उसकी जो रकम है कभी पकड़ में नहीं आएगी, उसका जो खेल है रिश्वत का वो कभी उजागर नहीं होगा, काला उसकी जो करतूत है वो कभी उजागर नहीं होगी, और इसीलिए उसने जॉइंट डायरेक्टर के पद पर रहते हुए इस धन को, काले धन को अपने ऑफिस से जस्ट बराबर बगल में जो अलमारी रखी हुई थी, जिसके अंदर कोई मोहर लगी हुई नहीं थी, किस डिपार्टमेंट की अलमारी है, उसकी चाबी जो थी उसके वेद प्रकाश के पास में हुआ करती थी, सारा धन जो था उसने उसे अलमारी में छिपाया हुआ था। लेकिन पूरा खेल जो है वो बिगड़ गया, पूछताछ का सिलसिला चला था। और देखिए, देर रात 3 बजे गिरफ्तारी हुई है, जयपुर पुलिस ने सौंपा है एसीबी की टीम को। क्या ये पता लग पाया है कि जो काला धन था, जो रिश्वतखोरी का पैसा था, जो 2 करोड़ 31 लाख का है, इसके साथ साथ 1 किलो की ब्रिक भी है सोने की, ये हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जुटाया गया था या बहुत लंबे समय से काले धन यहां पर जुटाया जा रहा था? देखिए, अब तक की जो प्रारंभिक पड़ताल उसमें ये सामने आया कि जो धन जो रखा गया था अलमारी में वो वर्ष 2021 और 22 से ही रखा जा रहा था। लगातार ये रकम यहाँ पर इकट्ठी की जा रही थी, लेकिन इसका कोई निश्चित जो टाइम है वो सामने नहीं आया। केवल वर्ष सामने आया कि वर्ष 2021 वर्ष 2022 से ये रकम यहाँ पर रखी जा रही थी। उसके पहले ये अपने घर पर जो अम्बाबाड़ी स्थित घर है वहां पर इस धन को रखा करता था, लेकिन बाद में इसने अपना जगह बदली, काले धन को सफेद करने के लिए या कहीं छुपाने के लिए इस जगह को बदला और अपने ऑफिस के बगल में जो अलमारी थी वहां पर रखा और उसे पर्सनल लॉकर के रूप में, यानी देखिए बैंक के बजाय अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस की अलमारी को पर्सनल लॉकर बना के रखा। लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की रकम यहाँ पर रखी। जब रकम ज्यादा हो गई उसी रकम से एक बिस्कुट खरीदा ताकि रकम मोटी होने के बाद थोड़ी पतली हो जाए। तो तमाम जो चीजें इसने यहाँ पे रखी, लेकिन आखिरकार एक्सपोज हुआ और कब हुआ? देखिए, स्टेप बाय स्टेप अब जांच आगे बढ़ेगी। और देखिए विष्णु, आप और अरबाज लगातार हमें सुबह से ये जानकारी दे रहे थे कि कुछ ही देर में एसीबी की टीम योजना भवन भी पहुंचेगी, जहां पर ये पूरा खुलासा हुआ। जो मशीन थी, जो अलमीरा थी, वो सामने आई, कैश सामने आया और वहां पर सोने की ब्रिक सामने आई। अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए, पुलिस वहां पर पहुंची, वो भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये है किसका। फिलहाल पूछताछ हुई, एक्सपोज सामने हो चुका है वेद प्रकाश। लेकिन इन सब के बीच में क्या एसीबी की जो टीम है वो योजना भवन पहुंची है? क्या कुछ वहां पर दस्तावेज जब्त किए गए हैं? किस किस से पूछताछ हुई है? इस बारे में भी जरा जानकारी दीजिए। देखिए, परसों शाम को जब ये पूरा मामला खुला कि इस योजना भवन के बेसमेंट में बड़ी रकम, मोटी रकम मिली है, उसके बाद में जयपुर कमिश्नरेट को सूचना दी गई थी और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार ये अलमारी किसकी है, ये धन किसका है। तो जयपुर कमिश्नरेट की टीम ने इस काम को शुरू किया, ऑपरेशन शुरू हुआ सर्च का, फुटेज खंगाले गए, रात भर सर्च ऑपरेशन चला, 2 अलग अलग टीमें बनाई गई और आखिरकार साफ हो गया कि वेद प्रकाश यादव की ये रकम है। तो उसके बाद में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की जो टीम है उसने पूरी रिपोर्ट बना करके, पूरी लोकल जो छानबीन करने के बाद एक रिपोर्ट बना करके इस पूरे मामले को एसीबी को हैंड ओवर किया। कल शाम को जो वेद प्रकाश यादव उनको एसीबी को दिया गया। उसके बाद देर रात तक उनसे पूछताछ हुई, कागजी प्रक्रिया जो थी, कानूनी प्रक्रिया थी वो आप बता रहे रिपोर्ट बकायदा जयपुर पुलिस की तरफ से बनाई गई थी और एसीबी को सौंपी गई होगी। जाहिर तौर पर कोर्ट में भी इस रिपोर्ट को पेश किया गया होगा और बताया गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण है वेद प्रकाश की गिरफ्तारी और उसकी रिमांड पर पूछताछ में, क्योंकि बड़े खुलासे होंगे। क्या कुछ एसीबी की तरफ से कोर्ट में कहा गया?
देखिए, एसीबी की ओर से आज कोर्ट में कहा गया, उसमें सबसे बड़ी जो फुटेज जो दिए गए हैं, फुटेज में ही साफ है कि ये अलमारी और अलमारी में रखने वाला धन और वो बैग वो सभी वेद प्रकाश यादव के हैं। चूंकि उसके पहले जब परसों ये मामला खुला था तो वेद प्रकाश यादव को भी बुलाया गया था, चूंकि उसका ऑफिस उस अलमारी के बिल्कुल नजदीक में था। लेकिन वेद प्रकाश यादव ने बिल्कुल साफ तौर पर इनकार कर दिया कि ये धन उसका नहीं है, ये अलमारी उसकी नहीं है, चाबी भी उसके पास थी। लेकिन जब फुटेज सामने आया, वो भी 8 मई 2023 का शाम को 6:30 बजे का, जिसमें वेद प्रकाश यादव खुद बैग लेकर के आ रहा है, जा रहा है, बैग को अलमारी में रख रहा है, तो बिल्कुल साफ तौर पर ये साफ होगा कि ये अलमारी और ये करतूत, ये और ये काला धन, ये वेद प्रकाश यादव का ही है। ऐसे में वेद प्रकाश टूट गया, उसके पास बोलने को फिर कोई सवाल का जवाब नहीं था और आखिरकार पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और आज एसीबी ने कोर्ट में इन्हीं तमाम तथ्यों को रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में जो सबूत हैं, जो सीसीटीवी फुटेज हैं, वो कोर्ट के सामने रखे और आखिरकार कोर्ट को भी मानना पड़ा। ठीक है विष्णु, नजर बनाए रखिएगा। एसीबी मुख्यालय से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे विष्णु, और कुछ ही देर में एसीबी मुख्यालय पे पहुंचेगा वेद प्रकाश, जहां पर कई बड़े खुलासे होंगे। पूछताछ में नजर बनाए रखिएगा विष्णु, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, जम्मू के रियासत से बड़ी सी खबर है, यहाँ पर तीर्थयात्रियों से भरी हुई बस पलट गई है, एक की मौत हुई है, 12 लोग घायल हुए हैं। राजस्थान के तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही थी बस, पवित्र गुफा में मत्था टेक कर वापस जा रहे थे यात्री। माता वैष्णो देवी ले जा रही थी बस, रियासी में पलटी है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू के रियासी जिले में माता वैष्णो के तीर्थयात्रियों की एक बस पलटने से एक शख्स की मौत हो गई है, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बस कटरा के मोरी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये बस राजस्थान के तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही थी, जो श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ की पवित्र गुफा में मत्था टेककर वापस लौट रहे थे। घायलों को कटरा और दंसल के नजदीक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वही बस है देखिए जिसके साथ ये हादसा हुआ है। राजस्थान के यात्री इसमें थे और माता वैष्णो के दर्शन कर माथा टेक वापस लौट रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 12 लोग इसमें घायल हुए हैं। और इसी खबर के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।